अब वो देख पाएंगे ना। चलो, सो अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट करा था, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम इज बेसिकली अ बेस ऑफ एप्टीट्यूड। इस चैप्टर में हमको सब कुछ पढ़ना है जो हमको एप्टीट्यूड के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में उन कंसेप्ट की मदद लग सकती है, इवन एप्टीट्यूड में भी और इवन रीजनिंग में भी। ठीक है। तो इसीलिए नंबर सिस्टम जो है वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो नंबर सिस्टम में वी हैव स्टार्टेड विद टाइप्स ऑफ नंबर्स, की नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि जो सबसे पहला टाइप का नंबर है दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या? ऐसे नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इनको अपन बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इज होल नंबर। ऐसे नंबर जो कि जीरो से स्टार्ट होते हो, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इज होल नंबर। याद रखने के लिए देखो स्ट्रैटेजी है याद रखने की। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि भाई क्या नेचुरल और क्या होल। तो याद रखने के लिए क्या कर सकते हो कि जैसे होल नंबर में ये ओ है और यहाँ पर ये जीरो है, तो एक इससे थोड़ा बहुत आप कनेक्शन बिठा सकते हो कि हाँ, जो होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जीरो इंक्लूड होता है और यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी है, अगर आपको कभी याद रखना हो तो आप इस स्ट्रैटेजी से भी याद रख सकते हो कि नेचुरल और होल में डिफरेंस क्या होता है, कि होल नंबर में जीरो आता है, नेचुरल में जीरो नहीं आता है। और याद रखने के लिए यहाँ पर जो ओ है वो यहाँ पर जीरो का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? बेसिकली इंटीजर इज बेसिकली सारे माइनस के नंबर, सारे प्लस के नंबर इंक्लूडिंग जीरो। सारे माइनस के नंबर, सारे प्लस के नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो इंटीजर्स के जो ओवरऑल टाइप होते हैं वो कितने होते हैं? इंटीजर्स चार टाइप के होते हैं: पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या? ऐसे नंबर जो कि ऐसे नंबर जो कि सिर्फ प्लस के हो तो उनको अपन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव मतलब क्या? ऐसे नंबर्स जो कि डायरेक्ट सिर्फ माइनस के, उनको अपन क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। तो एक हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, एक हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। अब फिर बात आती है जीरो के कारण, या दिक्कत आती है जीरो के कारण कि जीरो इज ऑल्सो इंटीजर। सबसे पहले चीज तो अपने को ये दिमाग में रखना है कि यस, जीरो इज ऑल्सो अ इंटीजर। जीरो को भी इंटीजर बोलते हैं। अब जीरो को इंटीजर बोलते हैं तो उसको क्या नया नाम दें? उसको कोई अलग से ऐसा न्यूट्रल नाम नहीं दिया जाता है। उसको दोनों कैटेगरी में इंक्लूड करा जाता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो जीरो को हमने पॉजिटिव में भी इंक्लूड करा और जीरो को अपन ने नेगेटिव में भी इंक्लूड करा। तो जीरो को जब अपन ने पॉजिटिव में इंक्लूड करा तो एक नाम बना, जिसको नाम क्या देंगे अपन? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ऐसे इंटीजर्स जो कि नेगेटिव नहीं है, मतलब जीरो एंड पॉजिटिव। और एक बना आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ऐसे इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव नहीं है, मतलब क्या हो गया? जीरो एंड नेगेटिव। तो ओवरऑल इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स चार टाइप के होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। ये अपने को याद रखना है। अगर आपको इनके नाम याद है या आपको इनके टाइप याद है कि इंटीजर चार टाइप के होते हैं, तो फिर ये कभी भी आप नहीं भूलोगे कि जीरो इंटीजर होता है कि नहीं होता है। क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी ये भी है लोगों को कि जीरो इज अ इंटीजर और नॉट। तो यस, जीरो इज अ इंटीजर एंड देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इंटीजर्स: पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑड नंबर, इवन नंबर। तो ऑड नंबर मतलब क्या होता है? ये प्लीज माइक किसका ऑन है, माइक ऑफ करें। मुक्ति। ऑड नंबर, इवन नंबर। तो ऑड नंबर मतलब क्या? ऐसे नंबर जो कि टू से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ये नंबर टू से डिविजिबल नहीं है, तो इनको ऑड नंबर बोला जाता है। ऐसे नंबर जो कि टू से डिविजिबल हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इवन नंबर बोलते हैं। पर यहाँ पर भी एक दिक्कत जो मैंने स्टार्ट करा था जीरो को लेकर, कि भाई जीरो इवन है या ऑड है। तो जीरो को हमेशा अपन किस कैटेगरी में लेंगे? जीरो को अपन हमेशा ऑड, सॉरी, इवन की कैटेगरी में लेंगे, कि जीरो इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इवन नंबर। उसके पीछे का एक अपन ने कैलकुलेशन देखने वाले थे। वो कैलकुलेशन ये था कि हमने एक सिचुएशन यहाँ पर बनाई कि दो इवन नंबर को जोड़ने पर वी विल ऑलवेज गेट इवन रिजल्ट। दो ऑड नंबर को जोड़ने पर भी हमको इवन मिलेगा। एक ऑड और एक इवन को जोड़ने पर अपने को ऑड मिलेगा। ये सिचुएशन आई गेस सभी अवेयर है ना?
और ये सिचुएशन सभी जस्टिफाई कर भी पा रहे होंगे कि दो इवन नंबर को जोड़ने पर हमेशा आपको इवन रिजल्ट मिलता है, दो ऑड को जोड़ने पर हमेशा आपको इवन रिजल्ट मिलता है, एक ऑड और एक इवन को जोड़ने पर आपको हमेशा ऑड रिजल्ट मिलेगा। हम सिर्फ प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जीरो को इवन लेंगे कि ऑड लेंगे। तो पहले मैंने माना कि लेट जीरो बी अ इवन नंबर, तो मैं इस कंडीशन में फुलफिल कराता हूं कि एक इवन नंबर जीरो, एक इवन नंबर टू इज इक्वल्स टू टू। कंडीशन वेरीफाई अपनी हो रही है, करेक्ट। यहाँ पर एक ऑड नंबर वन, एक इवन नंबर जीरो, जीरो प्लस वन इज इक्वल्स टू वन, यहाँ पर भी अपनी कंडीशन वेरीफाई हो रही है। जो दूसरी कंडीशन है वो बनी ही नहीं है इसके लिए, करेक्ट। अब एक अपन मान लेते हैं कि लेट जीरो बी अ ऑड नंबर। अगर अब मैंने माना कि लेट जीरो बी अ ऑड नंबर, तो ये सिचुएशन तो बनी नहीं है उसके लिए। इस सिचुएशन कि एक ऑड नंबर मैंने मान लिया जीरो और एक ऑड नंबर मैंने मान लिया वन विच इज इक्वल्स टू वन, तो क्या ये कंडीशन आपकी वेरीफाई हो रही है? आपने ये लिखा था कि दो ऑड नंबर को जोड़ने पर यू विल ऑलवेज गेट अ रिजल्ट ऑफ इवन नंबर, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो ऑड नंबर जोड़े, जबकि अपन ने जीरो को ऑड नंबर माना, तब अपना जो रिजल्ट आया वो भी क्या आ गया, ये आपका ऑड नंबर रिजल्ट आ गया। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है। कब फुलफिल नहीं हो रही है? जब आपने ये माना कि जीरो क्या है, आपका ऑड नंबर है। तो अल्टीमेटली अब इससे ये प्रूफ होता है कि जीरो को आप कभी भी ऑड नहीं मानोगे, जीरो इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इवन नंबर, ठीक है। जीरो इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर। ये कौन है? लॉर्ड वोल्डेमो। मैं इस नाम से एंट्री नहीं दूंगा। जिस किसी का भी फ्रेंड हो ये, आप उसको फोन करके बता दो कि मैं इस नाम से एंट्री नहीं दूंगा, सही नाम से एंटर होना हो तो एंटर हो क्लास में, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन ने क्या बात करी कि जीरो इज ऑलवेज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एन इवन नंबर, जीरो को हमेशा अपन इवन नंबर ही मानेंगे। डन। चलो अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपना प्राइम नंबर। नेक्स्ट आते हैं अपने प्राइम नंबर। तो कौन से नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं? कौन से नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं? टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, जहां तक भी जा रहे हैं। तो इन नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? वो ये होती है कि द नंबर विच इज divisible by itself and 1। the number which is divisible by itself and 1, जो नंबर खुद से या जो नंबर 1 से डिविजिबल हो उनको अपन क्या बोलते हैं? प्राइम बोलते हैं। जैसे कि एक 1 से डिविजिबल, एक खुद से डिविजिबल, ये 1 से डिविजिबल, ये खुद से डिविजिबल, ये 1 से डिविजिबल, ये खुद से डिविजिबल, ये 1 से डिविजिबल, ये खुद से डिविजिबल। तो इन नंबर को अपन ने बोल दिया प्राइम। अब एक चीज और है कि वन, वन को प्राइम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे है ना। तो वन को प्राइम इस डेफिनेशन के हिसाब से जो मैंने लिखी है, इस डेफिनेशन के हिसाब से वन को प्राइम नंबर बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि वन इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, मतलब वन, एंड वन इज डिविजिबल बाय वन। तो जो अपन ने लिखा है डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, तो ये डिविजिबल तो है, बट स्टिल वन प्राइम नंबर नहीं होता। बट स्टिल वन प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि इसकी एक्सटेंडेड डेफिनेशन ये होती है कि देयर मस्ट बी टू फैक्टर्स, देयर मस्ट बी टू फैक्टर्स। आप हर नंबर में देखोगे तो दो फैक्टर आपको दिखेंगे। यहाँ पर देखोगे तो ये वन और टू दो फैक्टर हो गए, वन और थ्री दो फैक्टर हो गए, वन एंड फाइव दो फैक्टर हो गए, वन एंड सेवन दो फैक्टर हो गए। पर जब अपन वन की बात कर रहे थे तो ये वन और ये इटसेल्फ, ये दोनों क्या है? बेसिकली ये दोनों एक ही बराबर है, करेक्ट। मतलब फैक्टर एक ही हुआ। तो जब फैक्टर एक ही होता है तो उस नंबर को आप प्राइम नहीं बोलते। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो प्राइम नंबर होने के लिए एक कंडीशन तो ये होती है कि शुड बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन,
और दूसरी कंडीशन ये होती है कि देयर मस्ट बी टू फैक्टर्स, और दो फैक्टर कैसे, अलग अलग, और सिर्फ दो ही फैक्टर होने चाहिए, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज प्राइम के बाद अगला आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या? द नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। द नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। इन सभी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर है। यहाँ देखो, 4 के फैक्टर की बात करें तो 4 का एक फैक्टर 1, एक 2, एक खुद 4। 6 की बात करें तो 6 का एक फैक्टर 1, एक 2, एक 3 और एक 6। 8 की बात करें तो 8 का एक फैक्टर 1, एक 2, एक 4 और एक 8। 9 की बात करें, एक फैक्टर 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 9 हो गया। 10 की बात करें, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। तो हर केस में देखोगे कि आप जो फैक्टर्स निकल रहे हैं वो दो से ज्यादा फैक्टर्स निकल रहे हैं। ठीक है? तो जब भी दो से ज्यादा फैक्टर्स निकलते हैं तो उन नंबर को क्या बोला जाता है? कॉम्पोजिट नंबर बोला जाता है। क्लियर है? अब कॉम्पोजिट के बाद नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। अगला है रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर इज बेसिकली ऐसे नंबर which can be written in p by q form where q is not equals to 0। आपने यही पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर इज बेसिकली ऐसे नंबर जिनको अपन p by q के फॉर्म में लिख सकते हो where q is not equals to 0। मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो उन नंबर को अपन क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। राइट? तो देखो, सपोज अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा है 2/3, 8/9, 4/24, 1/38, 2/19। तो ये सारे के सारे आप बोल सकते हो कि रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा रहे हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इवन हम चाहें तो माइनस में भी लिख सकते हैं, -3/8, -6/24, -2/95। कुछ भी ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं। करेक्ट? हम अगर बात करें कि मैं डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूँ, लेट से मैंने लिखा 2, 3, 8, 1, -5। क्या ये सारे नंबर भी रैशनल नंबर हैं? यस। हम इन सारे नंबर को भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन नंबर के डिनोमिनेटर में वी कैन यूज 1। कोई भी इंटीजर है तो कोई भी इंटीजर के डिनोमिनेटर में वी कैन यूज 1 बाय डिफॉल्ट। हम बाय डिफॉल्ट 1 यूज वहां पर कर सकते हैं। ठीक है? ऑल्सो जीरो, यस, जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो को भी अपन 0/1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई सभी को ये वाली? बोलो, क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। ऑल राइट, चलो ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं कि सिर्फ इतना पढ़ने से हमको ये क्लियर नहीं होता कि क्या यही नंबर रैशनल होंगे। ठीक है? क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो रैशनल अपन ने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन p बाय q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ ये मतलब नहीं होता रैशनल का। रैशनल की डेफिनेशन और भी ये एक्सटेंडेड डेफिनेशन है, पर वो अभी अपने को बाद में समझ में आएगी। कब? जब अपन इर्रेशनल पढ़ लेंगे। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ पहले इर्रेशनल, और उसके बाद वापस से अपन आएंगे रैशनल पर। ठीक है? इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, ऐसे नंबर जो कि रैशनल नहीं है उनको अपन क्या बोलते हैं? इर्रेशनल बोलते हैं। पर अभी जब मैंने आपको ये कंफ्यूज कर दिया कि अभी आपको रैशनल की क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल। ठीक है? तो अब फाइनली इर्रेशनल की जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या होती है? द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन
repeating. The numbers which are non-terminating and non-repeating. The numbers which are non-terminating and non-repeating, उन numbers को अपन क्या बोलते हैं? उन numbers को अपन irrational number बोलते हैं. अब समझना, सपोज मेरे पास एक नंबर था 2/3. ठीक है, 2/3 को मैंने फ्रैक्शन में करा, ये फ्रैक्शन है, मैंने इसको डेसिमल में करा. 0.6666666666 ये इसका डेसिमल वर्जन आएगा. करेक्ट. अब अपन ये देखते हैं कि डेसिमल वर्जन को क्या बोलते हैं. पहले अपन अब इन वर्ड का मतलब समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर विच इज ऑन गोइंग. देखो, टर्मिनेट का मतलब होता है कोई भी चीज खत्म हो जाना. टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का खत्म हो जाना, कोई भी चीज का अंत, है ना. तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? द थिंग विच इज एंडलेस. ऐसी कोई चीज जो कि एंडलेस है, जिसका कोई अंत नहीं है. विच इज ऑन गोइंग, जो कि चलती चली जा रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग. और नॉन रिपीटिंग मतलब क्या? ऐसा नंबर जो कि बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग. ठीक है. अब यहाँ जब हमने 2/3 को देखा, तो 2/3 का जो डेसिमल वर्जन आया, दैट इज 0.66666666. कितना भी डिवाइड करो, इट इज एंडलेस डिवीजन. तो ये जो नंबर है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है. ठीक है, क्योंकि ये कभी भी आपका कैलकुलेशन खत्म नहीं होगा, तो ये दिस 0.666666 ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है. बट दिस नंबर इज रिपीटिंग. ये नंबर क्या हो रहा है आपका? ये नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा है. आप देखोगे तो यहाँ पर ये 6 एक सिमेट्री में रिपीट कर रहा है कंटिन्यूसली. इट इज 666666666, है ना. तो ये जो नंबर है 2/3, दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग. पर इरेशनल होने के लिए क्या चाहिए अपने को? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों चाहिए. तो फिलहाल में ये जो 2/3 है, इस 2/3 को हम क्या बोलेंगे? इसको अपन रैशनल ही बोलेंगे. इसको अपन इरेशनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास इरेशनल प्रूफ करने की कंडीशन है. कि इरेशनल को कैसे प्रूफ करा जाता है? तो इरेशनल को हम ऐसे प्रूफ करेंगे कि द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. नॉन टर्मिनेटिंग वाली भी और नॉन रिपीटिंग वाली भी, तब जाके हम उस नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं. अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूं मैं. वैल्यू ऑफ पाई. पाई की वैल्यू होती है 22/7. तो अपन ने इसको लिखा 3.1476891314314619814351 सो ऑन सो ऑन सो ऑन. अब 22/7 को आप कितना भी डिवाइड करो, दिस इज एंडलेस कैलकुलेशन. ये कैलकुलेशन आपका कभी भी खत्म नहीं होगा. करेक्ट. और जब हमने देखा, तो जब कैलकुलेशन खत्म नहीं होगा, तो ये क्या बन गया आपका? नॉन टर्मिनेटिंग. और हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर जो नंबर है, वो नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है. मतलब रिपीटेशन का मतलब होता है सिमेट्री में रिपीट करना. यहाँ पर नंबर रिपीट करेगा. आप बोलोगे सर ये 7 है, तो 7 कहीं भी और भी चल रहा है. ये 1 है तो 1 और कहीं भी चल रहा है. ये 8 है तो 8 कहीं और भी चल रहा है. नंबर रिपीट होगा, बट मैं बात कर रहा हूँ कि एक सिमेट्री में रिपीट नहीं होगा. करेक्ट. हम बात ये कर रहे हैं कि नंबर एक सिमेट्री में रिपीट नहीं होगा. क्लियर? तो बेसिकली दिस 22/7 इज फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि इट इज एंडलेस कैलकुलेशन, और ये नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर एक सिमेट्री में रिपीट नहीं कर रहा है. सो 22/7, दैट इज वैल्यू ऑफ पाई, इज एन इररेशनल नंबर. तो अब जब भी अब आपको पहचान निकालनी हो कि नंबर रैशनल होगा कि नंबर इरेशनल होगा, तो उसको सिर्फ फ्रैक्शन में देखकर अपन नहीं बोल सकते कि वो नंबर रैशनल होगा या इरेशनल होगा. हमको ये वाली चीज फुलफिल करानी पड़ेगी कि द नंबर शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों है, तो नंबर बन जाएगा आपका इरेशनल नंबर, अदरवाइज रैशनल नंबर. क्लियर है? बोलो क्लियर है? किसी का मुझे डाउट आया था चैट में. किसका डाउट था? चैट में किसी ने लिखा था डाउट है. क्या डाउट है, प्लीज बताओगे आप?
चलो खैर, अभी जो अपन ने लिखा है वो क्लियर है सभी को? बोलो, बताओ, अभी जो लिखा है वो क्लियर है? यस सर। यस सर। डन। यस। तो अपने ओवरऑल इतने टाइप के नंबर्स होते हैं, टोटल हमने 9 टाइप के नंबर यहाँ पर लिखे अभी। ठीक है, टोटल अपन ने 9 टाइप के नंबर अभी लिखे। मैं एक बार वापस से उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने जो टाइप्स ऑफ नंबर्स लिखे थे, जो टाइप्स ऑफ नंबर्स अपन ने लिखे थे, अब उनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक अपन डिवाइड कर रहे हैं रियल नंबर कैटेगरी में, और दूसरा अपन उसको डिवाइड कर रहे हैं इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में। किसका माइक ऑन है? ये एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर बेसिकली अभी तक जो अपन ने पढ़ा ना, वो सब कुछ रियल नंबर की कैटेगरी में आएगा। मतलब अभी तक जैसे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, अपन ने पढ़ा होल नंबर, अपन ने पढ़ा इंटीजर, अपन ने पढ़ा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी तक जो अपन ने पढ़ा ये सारे के सारे नंबर किस कैटेगरी में आएंगे? ये सारे के सारे नंबर आपके आएंगे रियल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, मतलब इनमें से जो कुछ भी नंबर है वो सब क्या होता है? रियल नंबर। सो रियल नंबर बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच के जो कुछ भी नंबर है वो सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है। नेक्स्ट होता है दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो अब इमेजिनरी नंबर क्या? कि ऐसा नंबर जो कि रूट के अंदर हो और माइनस में हो। ऐसा नंबर जो कि रूट के अंदर हो और माइनस में हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इस नंबर का कैलकुलेशन हमारे जनरल मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसको अपन ने नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। एक नया कंसेप्ट बना जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ऑल्दो ये अपना पार्ट नहीं है, अपने को इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, अपने को सिर्फ यही पढ़ना था जो अपने एप्टीट्यूड का पार्ट है। ठीक है, तो अपन ने सिर्फ ये पढ़ लिया, इतना अपने लिए बहुत है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना, बस अपने को पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं या इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। बेसिकली ऐसा नंबर जो कि रूट के अंदर हो और माइनस में हो, मतलब जो कैलकुलेशन अब पॉसिबल नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं? अपन इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। बाकी रियल नंबर तो आपको पता ही है कि रियल नंबर बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। उसमें सारे नंबर आ गए आपके, प्लस के, माइनस के, इंटीजर्स के, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सब कुछ। ठीक है, तो वो सब आपके आ गए रियल नंबर की कैटेगरी के अंदर। क्लियर हो गई बात सभी को? ये टाइप्स ऑफ नंबर सबको क्लियर है अच्छी तरीके से? बोलो, यस। डन। चलो, यस सर। अब टाइप्स ऑफ नंबर्स के बाद नेक्स्ट में आ रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल पर, है ना? नेक्स्ट में आ रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल पर। जस्ट नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अगला है डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल बेसिकली क्या है ये अपन को समझना है। तो डिविजिबिलिटी रूल हमको ये बताएगा कि जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर को जब अपन किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, तो क्या वो नंबर उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं होगा। और अगर डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो बचेगा, और अगर डिवाइड हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो। क्लियर है? तो डिविजिबिलिटी रूल में अपन कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे कि जो अपन को जहां पर नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं करना है, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो अपने को यूज नहीं करनी है, वी हैव सम शॉर्ट ट्रिक्स। तो वो अपन डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ने वाले हैं, जो कि अपने को कैलकुलेशन में आगे बहुत काम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2।
सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। मतलब मैंने कोई नंबर लिखा 42819671281593 डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट। अब ये कोई नंबर है जिसको मुझे 2 से डिवाइड करना है और मुझे बताना है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। और ऑब्वियसली बात है, अगर 2 से डिविजिबल हो गया इसका मतलब रिमाइंडर विल बी 0। और अगर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, अगर वो मुझे पता करना है तो कैसे करूंगा। सो इन केस ऑफ 2 आई जस्ट हैव टू चेक दिस लास्ट सिंगल डिजिट। 2 के केस में क्या करना है, मुझे सिर्फ एक आखिरी डिजिट चेक करने की जरूरत है। अगर आखिरी डिजिट 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। आखिरी डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं है। और जो रिमाइंडर मुझे आखिरी डिजिट देगी वही रिमाइंडर मुझे ये पूरा नंबर भी देगा। सो बेसिकली आई हैव टू जस्ट चेक दिस 9। तो हमने जब 9 को चेक करा 2 से डिवाइड करके तो क्या हो गया, ये 2 4 जा हो गया 8। तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। करेक्ट। तो जब अब बात यह है कि अब जब इस पूरे नंबर को भी अगर आप 2 से डिवाइड करके देखोगे ना, तो इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट रिमाइंडर एज 1। दिस इज डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ये 2 की डिविजिबिलिटी है, बड़ी आसान है ना। ऑल द 2 की डिविजिबिलिटी बहुत काम में नहीं आती है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती कभी, बट क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी के बहुत सारे कनेक्शंस हैं इसलिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी बाय 2 से ही स्टार्ट करा है। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूं आपको डिविजिबिलिटी बाय 4। मैंने कोई नंबर लिखा 28196247139847 डिवाइडेड बाय 4। करेक्ट। अब इस पूरे नंबर को मुझे काय से डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है 4 से। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या बोलती है कि आपको कभी भी पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट चेक आखिरी के 2 डिजिट्स। आखिरी के 2 डिजिट्स आप चेक कर लो, अगर आखिरी के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। ये आखिरी के 2 डिजिट जो रिमाइंडर दे रहा हूँ वही रिमाइंडर पूरा नंबर भी देगा। तो हमने यहाँ पर चेक करा कि हमने चेक करा 73 डिविजिबल बाय 4। तो 4 1 जा हो गया 4, बचा 33। 4 8 जा 32। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो क्या होगा जब आप इस पूरे नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे ना, तो इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट रिमाइंडर एज 1। क्योंकि जब आखिरी के 2 नंबर जो रिमाइंडर देते हैं वही रिमाइंडर आपको पूरा नंबर भी देगा। सो दिस इज डिविजिबिलिटी बाय 4। एंड डिविजिबिलिटी बाय 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे अपन जो एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें 4 का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए डिविजिबिलिटी बाय 4 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट मैं बता रहा हूं आपको डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है। सपोज मैंने कोई नंबर लिखा 96184739124867 9 और कर देता हूं उसको, है ना, डिविजिबिलिटी बाय 8। अब इन केस ऑफ 8 व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक आखिरी के 3 डिजिट्स। आपको आखिरी के 3 डिजिट्स चेक करने की जरूरत है। इन केस ऑफ 8 यू हैव टू चेक आखिरी के 3 डिजिट्स। मतलब व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक जस्ट 679 को आपको 8 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है। तो 8 8 जा हो जाएगा 64, बचेगा 39। तो 8 9 जा, सॉरी 8 4 जा हो जाएगा 32। तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा आपका 7। क्लियर है। ठीक है। 8 4 जा हो जाएगा 32 और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 7। तो फाइनली जब इस पूरे नंबर को भी अब जब 8 से डिवाइड करोगे सो द रिमाइंडर विल बी 7। क्लियर है बिल्कुल, बोलो। यस सर। है ना, यस सर। है ना। यस सर। अब देखो, अब आपको एक लॉजिक यहाँ पर बड़ा दिमाग में क्लियर हो रहा होगा कि हमने डिविजिबिलिटी बाय 2 देखा, हमने डिविजिबिलिटी बाय 4 देखा, हमने डिविजिबिलिटी बाय 8 देखा। तो ये बेसिकली क्या है, 2 इज 2 की पावर 1, 4 इज 2 की पावर 2,
8 इज 2 की पावर 3। तो बेसिकली जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे थे तो क्या चेक करना था, आखिरी का एक डिजिट चेक करना था। जब 4 से डिवाइड करा, 4 मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है, तो आखिरी के दो डिजिट्स देखे। फिर हमने 8 से डिवाइड करा, तो 8 मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3, मतलब हमने आखिरी के तीन डिजिट देखे। अब मैं बोलूं कि आपको अगर किसी भी नंबर को 16 से डिवाइड करना है, मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि डिविजिबल बाय 16, तो 16 इज बेसिकली 2 की पावर 4 होता है। तो उस केस में व्हाट यू हैव टू डू, आपको आखिरी के चार नंबर देखना पड़ेंगे। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई यस सर। है ना? यस सर। 32 की बात करेंगे तो 32 में आखिरी के पांच नंबर, 64 में आखिरी के छह नंबर, 128 में आखिरी के सात नंबर, 256 में आखिरी के आठ नंबर, 512 में आखिरी के नौ नंबर, 1024 में आखिरी के 10 नंबर। इस तरीके से आपको देखना पड़ता है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा 2 की पावर का खेल है। जो अब ये रूल है ना, ये 2 की पावर का खेल है। अब इसमें ये सब तो ठीक है, जो मैंने बताया सो बताई है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कौन सा रूल ध्यान रखना है, ये डिविजिबिलिटी बाय फोर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। ये जो डिविजिबिलिटी बाय फोर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। ऑल्दो याद हो ही गया होगा अभी तक, बट ये अपने को आगे बहुत काम में आएगा, है ना? ठीक है, इसको स्क्रॉल अप कर दूं मैं अब? नोट कर दिया सबने? नोट कर लिया? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट अपन आते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं डिविजिबिलिटी बाय थ्री। डिविजिबिलिटी बाय थ्री, है ना? अपन ने कोई नंबर लिखा कि 4381927468196 डिविजिबिलिटी बाय थ्री। ठीक है, एक तो नॉर्मल तरीका है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाओ। दूसरा तरीका में भी हो सकता है, किसी किसी को पता हो कि आप इन सबको ऐड करते हो और जो टोटल आता है उस टोटल को यू डिवाइडेड बाय थ्री। राइट, ये तरीका पता है क्या किसी को, कि यू हैव टू ऐड दीज नंबर्स, इन नंबर्स को सबको आप ऐड कर लो, 4 + 3 + 8 + 9 एंड सो ऑन, जो भी आ रहा है इसका टोटल, और उसको आप 3 से डिवाइड करोगे। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो आपका नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, और वो नंबर जो रिमाइंडर देगा वही आपका रिमाइंडर भी आने वाला है। तो ये एक टेक्निक है, बट उससे भी एक और आसान टेक्निक मेरे पास है। वो आसान टेक्निक ये है कि हम जो थ्री के मल्टीपल्स है ना, उनको एलिमिनेट करते हैं डायरेक्टली। थ्री के मल्टीपल्स मतलब क्या, 3, 6, 9, ये क्या होते हैं, थ्री के मल्टीपल्स हैं। तो अपन थ्री के मल्टीपल्स को डायरेक्टली एलिमिनेट करते हैं। तो थ्री के मल्टीपल्स मतलब ये 3 काट दिया मैंने, 9 काट दिया मैंने, ये 6 काट दिया मैंने, ये 9 काट दिया, ये 6 काट दिया। तो ये थ्री के मल्टीपल्स जो थे वो डायरेक्टली मैंने एलिमिनेट कर दिए, करेक्ट? अब मैं क्या करता हूँ, इनको ऐड कर करके एलिमिनेट भी कर सकता हूँ। देखो, 8 और 1 9, थ्री का मल्टीपल होता है। 4 और 2 6, ये भी थ्री का मल्टीपल होता है। 7 और 7 14, और 4 18, 18 भी थ्री का मल्टीपल है, 3 6 18 होता है क्योंकि। 8 और 1 9, ये भी थ्री का मल्टीपल होता है। कुछ बचा क्या यहाँ पर? कुछ भी नहीं बचा। सो रिमाइंडर विल बी जीरो। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा इसका? जीरो, क्योंकि सब एलिमिनेट हो गया। अब अगर हम देखें कि सपोज यहाँ पर एक नंबर और लिखा होता, लेट्स से 5। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ कट गया, बट एक जो 5 है वो यहाँ बच गया। तो हम क्या करते, इस 5 को 3 से डिवाइड कर देते, खत्म। सो 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना आ गया आपका यहाँ पर? 2। बात क्लियर है सभी को? बोलो, थ्री की डिविजिबिलिटी क्लियर यस सर। है ना? यू हैव टू डायरेक्टली एलिमिनेट द नंबर। जो थ्री के मल्टीपल्स हैं वो आपको डायरेक्टली एलिमिनेट करना है, और कुछ नहीं है। जोड़ के एलिमिनेट करो, इंडिविजुअल एलिमिनेट करो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे एलिमिनेट कर सकते हो, बट यू हैव टू एलिमिनेट द नंबर्स। ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम है डिविजिबिलिटी बाय 9। जो डिविजिबिलिटी बाय 9 है वो बिल्कुल सेम है।
डिविजिबिलिटी बाय 9। मैंने नंबर लिखा 3 8 1 9 6 4 2 8 1 7 9 3 8 1 5 2 7, कुछ भी नंबर लिख दिया मैंने, और इसको मुझे डिवाइड करना है 9 से। ठीक है, तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर अब 9 का मल्टीपल ढूंढना है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अभी तक अपन मल्टीपल ढूंढ रहे थे 3 का, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी थी। अब 9 की डिविजिबिलिटी में आपको 9 का मल्टीपल बनाना है। तो पहले तो 9 जो ओरिजिनल दिख रहा है उसको काट दो, ये 9 कटा, ये 9 कटा, ये दो 9 कट गए ना। उसके बाद अपन देखते हैं कि क्या क्या है। ये 8 + 1 9, ये कट गया। 3 और 6 9, ये कट गया। 8 और 1 9, ये कट गया। 7 और 2 9, ये कट गया। 4 और 5 9, ये कट गया। 8 और 1 9, ये कट गया। 2 और 7 9, ये कट गया। बचा क्या यहाँ पर, अकेला यही बचा 3। क्लियर है। तो जब अकेला 3 बचा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 3। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, अगर 3 बचा तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर, डायरेक्टली 3। मान के चलो कि यहाँ पर 3 के साथ कुछ और भी बच जाता। सपोज यहाँ 3 था और यहाँ था एक और 7, एक 3 बचा और एक ये बचा 7। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर अब आप इनको ऐड कर देना, अगर ऐसा लगता है तो आप इनको ऐड कर दो। तो 3 + 7 क्या हो गया, 10, और 10 को आपने 9 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर आ गया आपका उस केस में कितना, 1। बात समझ में आ गई। अगर नंबर 9 से छोटा बच रहा हो, या ऐड करने के बाद भी 9 से छोटा हो, तो ऑब्वियसली वही रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड कर रहे हो तो मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर 8 होता है ना, क्योंकि 9 तक तो कंप्लीटली डिविजिबल है और मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर बचने के चांसेस क्या होते हैं, 8। ठीक है, बट जब 3 था तो रिमाइंडर हमने क्या मान लिया था, 3। बट जब हम ऊपर गए, जब अपना जो टोटल बचा वो कितना बचा, 10 बच रहा था। जैसे 3 और 7 कितना बच रहा था, 10। पर मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकता है, जब किसी भी नंबर को आप 9 से डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर विल बी 8। ठीक है, 8 के ऊपर तो रिमाइंडर पॉसिबल है ही नहीं। तो यू हैव टू रीडिवाइड, आपको उसको क्या करना है, आपको उसको डिवाइड करना है वापस से, और फिर देखो कि फाइनल रिमाइंडर क्या बचेगा। क्लियर है बिल्कुल, बोलो। सर इसमें सिर्फ दो नंबर्स को ही ऐड करके एलिमिनेट कर सकते हैं ना? कितने भी 2 करो, 3 करो, 10 करो, जितने नंबर ऐड करके एलिमिनेट करना है। 9 का मल्टीपल बनना चाहिए बस। आप कितने भी नंबर एलिमिनेट ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि 2 ही नंबर आपको ऐड करना है। आप 5 नंबर, 6 नंबर, जितने भी ऐड करना हो सब ऐड कर दो चाहो तो। ठीक है। यस सर। हाँ, ओके। तो ये चीज क्लियर है सभी को, बोलो। Yes. Yes, sir. जी ऑल सर। यस। राइट, ऑल राइट, चलो है ना। तो ये था अपना डिविजिबिलिटी बाय 9। अब अपन क्या क्या देख चुके हैं, एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया। चलो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5, ऑल्दो डिविजिबिलिटी बाय 5 में कुछ समझाने लायक नहीं है। ऑब्वियसली यूनिट प्लेस शुड बी 0 और 5। अगर यूनिट प्लेस पर 0 है या यूनिट प्लेस पर 5 है, तो आपका नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब यह है कि अगर यूनिट प्लेस पर 1 है तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। अगर यूनिट प्लेस पर 2 है तो रिमाइंडर होगा 2। अगर 3 है तो रिमाइंडर होगा 3। अगर 4 है तो रिमाइंडर होगा 4। और अगर यूनिट प्लेस पर 5 है तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। सिमिलरली अब यूनिट प्लेस पर अगर 6 है तो अगेन रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 5 तक तो खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। यूनिट प्लेस पर 7 है तो रिमाइंडर विल बी 2। 8 है तो रिमाइंडर विल बी 3। 9 है तो रिमाइंडर विल बी 4, और 0 है तो रिमाइंडर विल बी 0। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो दिस इज डिविजिबिलिटी ऑफ 5। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी बाय 5 भी अपनी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। ऑल्दो काम की नहीं है 6 की डिविजिबिलिटी, बट फिर भी एक बार देख लो। और डिविजिबिलिटी बाय 6 का रूल बेसिकली ऐसा है कि जो हर किसी क्वेश्चन में लग सकता है, हर कोई नंबर में पॉसिबल है लगना। ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूं आपको। डिविजिबिलिटी
बाय 6। मैंने कोई नंबर लिखा 381924 को मुझे डिवाइड करना है 6 से। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपको ये जो नंबर है ना, इसके आपको फैक्टर्स निकालना है, इसके आपको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, या जिसकी डिविजिबिलिटी आपके पास हो उन नंबर्स के फैक्टर्स में आपको कन्वर्ट करना है। तो 6 को मैंने कन्वर्ट कर लिया, 3 इंटू 2 इज बेसिकली 6। ठीक है, तो अब ये जो आपका नंबर है, ये आपका नंबर 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए, और ये आपका नंबर 6 से डिविजिबल भी होना चाहिए, सॉरी 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए। अगर आपका नंबर 3 से भी डिविजिबल है और अगर आपका नंबर 2 से भी डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली आपका ये पूरा का पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपका नंबर 3 से भी डिविजिबल है और अगर आपका नंबर 2 से भी डिविजिबल है, तो फिर बट ऑब्वियस सी बात है कि आपका नंबर 6 से डिविजिबल भी हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज डिविजिबिलिटी ऑफ 6। पर ये बहुत ज्यादा काम में नहीं आती, ना हम इसको काम में लेते हैं, इसलिए अपने को इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है? डिविजिबिलिटी बाय 7 अभी छोड़ देते हैं, है ना? नहीं दिमाग लगाना है अपने को 7 में भी, तो ये 7 अपन अभी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद 8 अपन कर ही चुके हैं, 9 अपन कर ही चुके हैं। 10 की डिविजिबिलिटी मेरे ख्याल से कोई बहुत आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर अगर 0 होगा तो ही नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत क्लियर हो गई ये बात तो आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद एक है डिविजिबिलिटी बाय 11। ये थोड़ी काम की है, कहीं कहीं पर इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या बोलती है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, अब ये डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या है वो अपन देखते हैं। तो सपोज मैंने कोई नंबर लिखा कि 281967138496। ठीक है, इसको मुझे डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या बोलती है? डिविजिबिलिटी ऑफ 11 बोलती है, वो एक फॉर्मूला यूज करवाती है, वो ये बोलती है कि सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, इट शुड बी इक्वल्स टू 0, 11 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, दैट इज 22, 33, 44, 55 एंड सो ऑन। जब आप डिफरेंस निकालोगे सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, सो दैट डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू 0, 11 या फिर मल्टीपल ऑफ 11। अगर कुछ ऐसा है तो आपका नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो अपन देखते हैं ऑड प्लेस और इवन प्लेस। यहाँ पर ऑड नंबर और इवन नंबर की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पर ऑड प्लेस और इवन प्लेस की बात करी जा रही है। तो ऑड प्लेस वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो अपन इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, दिस विल बी द ऑड प्लेस। ये ऑड 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 ऑड, जो भी मैंने रेड से मार्क करा है दैट इज ऑड प्लेस। इनका टोटल कर लो, 2 और 1 3 और 6 9 10 18 और 9 27। तो ये हो गया इसका टोटल 27। अब अपन ने जब इवन प्लेस को मल्टीप्लाई करा, तो 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27, और 27 और 10 37। ये हो गया 37। अब इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आया? -10। माइनस प्लस डजेंट मैटर, पहली चीज तो ये माइनस प्लस डजेंट मैटर, वो तो मैंने लगा दिया क्योंकि डिफरेंस -10 आएगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। बट अपने को नंबर फर्क पड़ता है कि दिस नंबर शुड बी इक्वल टू 0, 11 या मल्टीपल ऑफ 11। अगर ये कुछ ऐसा आता तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है ये क्या हो जाता, ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाता। अभी फिलहाल में ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 10, एंड 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11।
ठीक है, तो इसलिए अभी फिलहाल में ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि यू कैन नॉट फाइंड रिमाइंडर। यहाँ आप रिमाइंडर नहीं पता कर सकते। हमने अभी बाकी जितने क्वेश्चंस देखे थे ना, हम सब में रिमाइंडर पता कर पा रहे थे कि भाई रिमाइंडर इतना इतना आएगा, पर फिलहाल में यहाँ पर अपन रिमाइंडर नहीं पता कर सकते। यू कैन जस्ट फाइंड डिविजिबिलिटी। यहाँ पर आप सिर्फ डिविजिबिलिटी पता कर सकते हो कि नंबर डिविजिबल है या नहीं है। रिमाइंडर अगर आपको पता करना है तो यू हैव टू फॉलो द कन्वेंशनल मेथड, मतलब वही लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई इतनी सभी को? बोलो। यस सर। है ना? तो ये पूरा का पूरा था डिविजिबिलिटी रूल। अब मुझे ये बताओ कि किसी का अगर कुछ छूट गया हो तो मैं कुछ देर रुकूं क्या? आप नोट कर रहे हो इसको? बोलो, कुछ छूट गया है क्या? किसी का कुछ नोट करना, अगर किसी को छूट गया हो तो बता दो, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। बढ़ूं आगे डायरेक्ट? बोलो। यस सर। बढ़ जाऊं आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो ये थे डिविजिबिलिटी रूल जो अपने काम के हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कैलकुलेशन, वो है अपना हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। मोस्टली इसके क्वेश्चन या तो मल्टीप्लिकेशन में या तो पावर्स में आते हैं। तो पहले अपन मल्टीप्लिकेशन वाला देखते हैं। आई गेस एवरीवन इज अवेयर ऑफ यूनिट डिजिट, कि मैंने कोई नंबर लिखा है कि 48192, सो दिस इज यूनिट डिजिट, दिस इज टेंथ डिजिट, दिस इज हंड्रेड डिजिट, दिस इज थाउजेंड प्लेस, दिस इज 10,000 प्लेस। ये सभी को पता है कि ये क्या है, कौन सी पोजीशन को क्या बोलते हैं। करेक्ट? तो अब अपन को एक कैलकुलेशन दे के रखा है कि 48193 इंटू 1946 इंटू 1249 इंटू 1777 इंटू 38194। ठीक है? मुझे क्या करना है, मुझे इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे यूनिट प्लेस पता करनी है कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो अब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अपन ये पूरा मल्टीप्लिकेशन तो करने से रहे। तो अब ट्रिक क्या है यहाँ पर, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो और अगर आपको यूनिट प्लेस पता करनी हो, तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द यूनिट प्लेसेस। आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द यूनिट प्लेसेस। मतलब ये 3, 6, 9, 7, 4 ये यूनिट प्लेसेस है। आपको सिर्फ इन यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या? देखो 6 3 का क्या होता है 18, तो 18 में भी आपको पूरा 18 नहीं लेना, जस्ट एक उसके भी यूनिट डिजिट वाला नंबर, मतलब 8। देन 8 9 जा होता है कितना 72 का आपने ले लिया 2, 2 7 जा होता है 14 का आपने ले लिया 4, 4 4 जा होता है 16 का आपने फाइनली ले लिया 6। तो 6 आएगा यूनिट प्लेस पर। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, स्टार्ट फ्रॉम सेंटर, यूनिट प्लेस पर 6 आना है तो 6 ही आएगा। और देख लो, यहाँ से देख लो, 7 4 का क्या होता है 28 का मैंने ले लिया 8, 8 9 जा होता है 72 का मैंने ले लिया 2, 2 6 जा होता है 12 का मैंने ले लिया अगेन 2, 3 2 जा होता है 6। तो ये देखो यूनिट प्लेस पर आपका 6 ही आया था। क्लियर है? तो जब भी यूनिट प्लेस पता करनी हो इन केस ऑफ एनी मल्टीप्लिकेशन, तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द यूनिट प्लेसेस। आगे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर।
बात समझ में आ गई? बोलो, ये क्लियर है सभी को? हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। है ना? ठीक है। तो ये है हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट इन मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है कि हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट इन बेस पावर क्वेश्चन। ठीक है, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट इन बेस पावर क्वेश्चंस। हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट इन बेस पावर क्वेश्चंस। बेस पावर क्वेश्चंस का मतलब जैसे सपोज मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसको आप एक बेस बोलोगे और एक को आप क्या बोलोगे? पावर। 2 इज बेस, 3 इज पावर, तो उसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो यूनिट प्लेस पर क्या आ गया? 8 आ गया। नेक्स्ट मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा 3 की पावर 4, मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 इज 81। तो यूनिट प्लेस पर क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर? तो ये बड़ा सिंपल था। बट अगर आपके सामने कोई नंबर आ जाए कि 41283 की पावर 10247, अब क्या करेंगे? दिक्कत हो गई, क्योंकि ये नंबर को आपको इतनी बार मल्टीप्लाई करना है, फिर जाके बताना है कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो ऑब्वियसली हम इतना नहीं मेहनत करेंगे। तो अब इसके लिए अपने पास क्या ट्रिक है वो अपने को देखना है। अपनी पहली ट्रिक यहाँ पर क्या है? हम यहाँ पर दो केस पढ़ेंगे। पहला है केस नंबर 1। सो केस नंबर 1 यहाँ पर क्या है? केस नंबर 1 इज कि इफ इफ द यूनिट digit of base ends with 0, 1, 5, 6, then unit digit will be 0, 1, 5, 6 respectively, irrespective of any power। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपकी यूनिट प्लेस, बेस की यूनिट प्लेस, बेस मतलब ये होता है बेस, है ना? अगर आपकी बेस की यूनिट प्लेस 0156 पर एंड हो रही है, तो हमेशा यूनिट प्लेस पर 0156 ही आएगा, चाहे आपके नंबर के ऊपर कोई भी पावर हो, कितनी भी बड़ी पावर, कितनी भी छोटी पावर हो, कैसी भी पावर हो, अगर 0156 है तो 0156 ही आएगा, ये कहने का मतलब है। मतलब सपोज अगर मैंने लिखा यहाँ पर कि मेरा नंबर मैंने लिखा 92816 की पावर 10246, यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 6 दिख गया ना मेरे को बेस में, ऑब्वियसली इसकी यूनिट प्लेस पर 6 ही आएगा। मैंने लिखा 12881 की पावर 9463189, अब ये यूनिट प्लेस पर क्या है? 1 है ना बेस के, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि अपन ने एक रूल पढ़ लिया कि अगर यूनिट प्लेस पर 0156 है तो यूनिट प्लेस पर हमेशा 0156 ही आता है। मतलब 1 है तो 1 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, और 6 है तो 6 आएगा। करेक्ट? बोलो, ये बात सभी को क्लियर है अच्छी तरीके से? बताओ, ये बात सबको क्लियर है? यस सर। पक्का ना? दिस वॉज केस नंबर 1 की 0156 की अपन ने बात करी थी कि अगर 0156 पर एंड हो रहा है तो यूनिट प्लेस पर हमेशा 0156 ही आएगा। क्लियर है? अब केस नंबर 2 क्या है?
केस नंबर 2 है अपना कि if the unit digit of base ends with 2, 3, 4, 7, 8, 9। बेसिकली टोटल 10 नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो 0, 1, 5, 6 4 नंबर अपन वहां कवर कर चुके हैं और बचे कुछ 6 नंबर 2, 3, 4, 7, 8, 9 यहाँ अपन कवर करेंगे। सो इफ द यूनिट ऑफ द बेस एंड्स विथ 2, 3, 4, 7, 8, 9, देन यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं अपन? देन यूनिट डिजिट इज यूनिट digit of base to the power remainder। और यहाँ पर रिमाइंडर निकालने का एक तरीका होता है, वो होता है हमेशा पावर डिवाइडेड बाय 4। दो चीजें हैं कि अगर आपको यूनिट डिजिट निकालनी है तो यूनिट डिजिट निकालने का तरीका क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ द बेस टू द पावर रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर निकालने का टेक्निक है वो है आपका पावर डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर जो हमको रिमाइंडर यूज करना है वो हम कैसे यूज करेंगे? इट इज पावर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सपोज मैंने कोई नंबर लिखा 18274 की पावर 91234। ठीक है, हमको क्या करना है यहाँ पर? आपको बोला है यूनिट डिजिट ऑफ द बेस टू द पावर रिमाइंडर। अगर आपको यूनिट डिजिट निकालनी है तो क्या करोगे आप? यूनिट डिजिट ऑफ द बेस, बेस की यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, टू द पावर रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने का तरीका आपको क्या बोला था? पावर डिवाइडेड बाय 4। मतलब 91234 को आपको 4 से डिवाइड करना है एंड यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर। अब थोड़ा सा 15-20 मिनट आधे घंटे पहले जाओगे तो मैंने ये बोला था कि जब भी किसी भी नंबर को आपको 4 से डिवाइड करना है तो व्हाट यू हैव टू चेक? यू हैव टू जस्ट चेक आखिरी के 2 डिजिट्स। आखिरी के 2 डिजिट चेक करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही फाइनल रिमाइंडर होता है। तो हमने जब देखा, हमने जब 34 को 4 से डिवाइड करा तो अपने को जो रिमाइंडर मिला वो रिमाइंडर कितना मिला? 2। भैया क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, एक बात ध्यान रख लेना, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पर अपन क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर की कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 4 8 जा होता है 32 और रिमाइंडर यहाँ बचेगा कितना? 2। तो ये रिमाइंडर बचा आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 2। तो 4 4 जा होता है 16। 4 4 जा क्या होता है? 4 की पावर 2, दैट इज 4 इंटू 4 क्या होता है? 16। तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? यूनिट प्लेस पर आएगा आपका नंबर कितना? 6। बात समझ में आई सभी को? बोलो, बात समझ में आई क्या? यस, हाँ या ना? यस सर। आ गई? Yes, ठीक sir. है, चलो ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल और करा देता हूं मैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए आपको। ठीक है, यस, एक एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ, किसी के एक दो को दिक्कत आ रही है वो देखो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज मैंने नंबर लिखा है 2819 की पावर 12474। ठीक है, देखो क्या करना है अपने को? यूनिट डिजिट ऑफ द बेस, मतलब 9 की पावर रिमाइंडर। और रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है? पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो पावर है 12474 को डिवाइड करना है काय से अपने को? 4 से। ठीक है, एक मिनट रुचिता मैं करता हूँ ना। देखो 12474 को अपने को डिवाइड करना है 4 से, मतलब वी हैव टू डिवाइड पावर डिवाइडेड बाय 4। अब जब हमने पावर को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया? यहाँ आपका रिमाइंडर अगेन आ गया 2। क्यों? रीजन इज
कि जब भी हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो वी हैव टू जस्ट चेक आखिरी के 2 नंबर। तो मैंने यहाँ पर 74 को 4 से डिवाइड करके देखा तो कितना हो गया, ये 4 1 जा हो गया 4, बचा 34, 4 8 जा हो गया कितना 32, तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर 2। तो उस तरीके से यहाँ रिमाइंडर क्या बचा 2। तो यहाँ क्या करोगे आप अब 9 की पावर 2, तो 9 9 जा क्या होता है 81। तो 81 में जो यूनिट प्लेस है वो क्या है 1 है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या आ जाएगी, इस नंबर की जो यूनिट प्लेस होगी वो कितनी होगी 1। बात समझ में आई क्या, बोलो। सर हाँ अगर जैसे रिमाइंडर नहीं बचता है, जीरो आता है। वो अभी देखेंगे अपन। ओके। वो अपन देखेंगे अभी कि क्या होता है रिमाइंडर जब 0 बचता है या कैसा रहता है। अभी इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है ये चीज। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो ठीक। तो ये 2 केस जो एग्जाम्पल अपन ने समझे ये देख लेना। मैंने आपको 2 केस बताए। 2 केस में मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो पहला केस मैंने आपको ये बताया, यहाँ पर थोड़ा मैंने इसको छोटा कर दिया, वैसे दिख रहा होगा सभी को। 2 केस मैंने आपको ये बताया अभी यहाँ पर कि अगर 0156 पर एंड हो रहा है तो 0156 ही होता है, कोई लोड ही नहीं है उसमें। तो बट अगर 2 3 4 7 8 9 पर एंड होता है तो एक अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज यूनिट डिजिट ऑफ द बेस टू द पावर रिमाइंडर, और रिमाइंडर निकालने का तरीका होता है पावर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब ये चीज के बाद एक रूल ये रहता है कि अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो क्या करेंगे, है ना। तो एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो वो अपन को उस गलती से बचना है। सपोज मैंने कोई क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि मैंने लिखा 91284 की पावर 12848, करेक्ट है ना। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, तरीका क्या है आपका, आपको करना है 4 की पावर रिमाइंडर, ये बेस टू द पावर रिमाइंडर आपने करा। हमने रिमाइंडर निकाला यहाँ पर कि 12848 को जब अपन ने डिवाइड करा 4 से, रिमाइंडर निकालने के लिए हमेशा पावर डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आपने क्या ले लिया 0 ले लिया। अब मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अब आपको, ठीक है। हम अगर अपने नॉर्मल तरीके से करते तो हम क्या करते, भाई 4 की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो आप बोल दोगे कि सर इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। बट इसका जो 1 आंसर आएगा इस लॉजिक के हिसाब से वो क्या है गलत है। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये आप सोचो कि ये आपका क्या है पूरा का पूरा इवन नंबर है। जब कोई भी इवन नंबर को जब आप नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार 5000 बार कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे, तो यूनिट प्लेस पर कभी भी ऑड नंबर आने के चांसेस नहीं होते। जब भी आप कोई इवन नंबर को नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यूनिट प्लेस पर हमेशा इवन नंबर ही आता है, ऑड नंबर कभी भी नहीं आता। बट जब अपन ने इस केस की बात करी कि हमारा हमने देखा कि रिमाइंडर आ गया 0 और हमने यहाँ पर रिमाइंडर 0 यूज करा तो यूनिट प्लेस पर क्या आ गया 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1। तो अब फिलहाल में यहाँ पर ये तरीका थोड़ा सा आपका क्या हो गया गलत हो गया। अब ये गलत कुछ नहीं है, इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपका रिमाइंडर 0 आए उसको आपको 0 नहीं लेना है, उसको आपको क्या लेना है 4 लेना है। 0 नहीं लेना है, उसकी जगह क्या लेना है आपको 4 लेना है। जब भी आपका रिमाइंडर 0 आए तो उसको आपको 0 नहीं लेना है। व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक रिमाइंडर एज 4। मतलब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा यहाँ पर 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 मतलब 4 4 4 इंटू 4 16, 64 256। तो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा 6। 4 की पावर 4 होता है 256। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, चलो नीचे ये 4 की पावर 4 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। कैलकुलेशन कैसे करो इजी बनाने के लिए, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36। यूनिट प्लेस पर क्या आ गया, ये आ गया 6।
बात समझ में आई सभी को? बोलो, बात समझ में आई क्या? सर हर इवन पावर में 6 ही आ रहा है ना यूनिट प्लेस पे। क्या हर इवन? जो हमारा नंबर है अगर उसके लास्ट में 4 है और पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आ रहा है हमेशा। हमेशा 6 आएगा, हमेशा 6 आएगा। बट जरूरी थोड़ी ना कि नंबर 4 ही हो। नंबर 2 भी हो सकता है, नंबर 6 भी हो सकता है, नंबर 8 भी हो सकता है, नंबर 0 भी हो सकता है। क्योंकि इवन नंबर तो अपने पास 5 होते हैं ना। 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे के सारे इवन नंबर है। तो इसलिए अपन ने उसको यूनिवर्सली पढ़ा है। और इवन हम तो ऑड में भी यही देखेंगे। दिमाग लगानी नहीं है, आप तो बस एक ये चीज लॉजिक दिमाग में रखो, या एक ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि जब भी आपका रिमाइंडर 0 आए तो आपको उसको 0 नहीं लेना है, आपको उसको 4 लेना है बस। बाकी वही का वही है जो कुछ भी है। ठीक है? बस एक लाइन अपने को दिमाग में रखनी है कि जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो हमको उसको 0 नहीं लेना है, हमको उसको क्या लेना है? 4 लेना है। डन? बात समझ में आ गई है? यस सर। है ना? ठीक है, क्लियर है? तो ये ओवरऑल था डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, हमने जो भी पॉसिबल केसेस थे पढ़ लिए। एक अपन ने स्टार्ट करा था टाइप्स ऑफ नंबर्स से। टाइप्स ऑफ नंबर्स के बाद हमने देखे थे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के बाद अपन ने देखा था हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले उसमें अपन ने देखा ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा अपना हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट इन बेस पावर क्वेश्चन। तो अभी तक अपन ने इतना कंसेप्ट अपना कवर करा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। है ना? दो तीन चीजें और मैं पढ़ा के फिर मैं तुमको 5-1 मिनट का ब्रेक दूंगा, और फिर उसके बाद अपन आगे का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे आज ही। ठीक है, चलो। नेक्स्ट अब मैं लिख रहा हूं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, दो चीजें हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन देखते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है द नंबर इटसेल्फ। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? द नंबर इटसेल्फ। नंबर जिस पोजीशन पर है, या सॉरी नंबर जो है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। सपोज मैंने कोई नंबर लिखा, लेट्स से मैंने लिखा कि 38129। ठीक है, मैंने कोई नंबर लिखा कि 38129। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस 9 की फेस वैल्यू क्या होगी। सो 9 की फेस वैल्यू विल बी 9, 2 की फेस वैल्यू विल बी 2, 1 की फेस वैल्यू विल बी 1, 8 की फेस वैल्यू विल बी 8, 3 की फेस वैल्यू विल बी 3। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? द नंबर इटसेल्फ। हम उसी नंबर की बात कर रहे हैं और वही उसकी होती है फेस वैल्यू। पर जब अपन प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि नंबर किस पोजीशन पर है। ठीक है, सपोज यही नंबर की मैंने बात करी कि 38129। अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर 9 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी। तो 9 कौन सी पोजीशन पर है? यूनिट पोजीशन, मतलब वंस पोजीशन पर। तो 9 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की प्लेस वैल्यू विल बी 9। फिर अपन बात करेंगे 2 की। तो 2 कौन सी पोजीशन पर है? 2 इज ऑन 10th पोजीशन, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20। फिर अपन बात करेंगे 1 की प्लेस वैल्यू की। तो 1 कौन सी पोजीशन पर है? 1 इज ऑन 100th पोजीशन, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। अपन बात करेंगे 8 के प्लेस वैल्यू की। तो 8 इज ऑन 1000 पोजीशन, तो ये प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 8000। हम बात करेंगे 3 की। तो 3 इज ऑन 10,000 पोजीशन, तो ये प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000। क्लियर है? तो प्लेस वैल्यू का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपका नंबर किस पोजीशन पर है, उस पोजीशन से आपको उस पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल गेट द प्लेस वैल्यू। चाहे वो यूनिट हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, 10 करोड़ हो, या कुछ भी हो। ठीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द प्लेस वैल्यू।
फेस वैल्यू का मतलब मैंने बता दिया कि फेस वैल्यू का मतलब होता है द नंबर इटसेल्फ। अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या होती है इसकी वो अपन समझते हैं। यहाँ आपको पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू 8। 8 की प्लेस वैल्यू और 8 की फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है? तो 8 की जो प्लेस वैल्यू आएगी वो तो आपको मालूम है कि वो आ जाएगी 8000, और 8 की जो फेस वैल्यू आएगी वो आपको मालूम है कितनी आएगी 8, और इनके बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। आंसर आ जाएगा 7992। ये आ गया आंसर। बात समझ में आ गई क्या कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है और इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? कुछ भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज द डिवीजन, व्हाट इज द एडिशन, व्हाट इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, समथिंग समथिंग। कुछ भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है। बस आपको उसके लिए ये पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। क्लियर हो गई बात? ये बोलो हाँ या ना। यस सर। डन, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है कुछ डिवीजन के रूल, है ना। तो वो डिवीजन के रूल तो अपन पढ़ेंगे ही, बट उसके पहले एक डिवीजन की एक थ्योरम होती है बड़ी, जिसको आप बोलते हो रिमाइंडर थ्योरम, जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी होगा कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर होता है। सुना है इसके बारे में? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब यहाँ किस चीज को डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर बोलते हैं वो अपन देख लेते हैं। सपोज मैंने 40 को डिवाइड करा 9 से, ठीक है। सो 9 4 जा 36, रिमाइंडर बचा 4। किस चीज को क्या बोलते हैं वो अपन देख लेते हैं। ये जो 40 है, इस 40 को अपन बोलेंगे डिविडेंड, इस 9 को अपन बोलेंगे डिवाइजर, इस 4 को अपन बोलेंगे क्वेश्चन, और इस 4 को अपन बोलेंगे रिमाइंडर। तो ये थ्योरम भी बहुत काम की है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये थ्योरम भी अपने बहुत काम की है। क्लियर है बिल्कुल? बोलो हाँ या ना। क्लियर है ये चीज सभी को? यस सर। यस प्लीज बोलो, क्लियर है ना? ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है अपना कैलकुलेशन। कुछ कुछ डिवीजन के कैलकुलेशन है, वो अपने को देखना है कि वो हमको कैसे करना होते हैं और उनको हम इजी कैसे बना सकते हैं। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स से मैंने लिखा कि 75 की पावर 3 को मुझे 4 से डिवाइड करना है और मुझे बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। 75 की पावर 3 है और उसे मुझे 4 से डिवाइड करना है और मुझे बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है। देखो ये यूनिट प्लेस वाली बात नहीं है, यहाँ पावर देख के मत समझना कि यूनिट प्लेस निकालनी है अपने को, हमको यहाँ रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो हम नॉर्मली क्या है, ये 75 की पावर 3 का मतलब क्या है, 75 इंटू 75 इंटू 75 को अपन को 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्या आएगा वो बताना है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट कर देंगे। जो मैंने 75 की पावर 3 को 4 से डिवाइड करना है ना, तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। अब मैं इसको और अलग अलग लिख दूंगा कि मैंने एक 75 को 4 से डिवाइड करा, दूसरे 75 को 4 से अलग डिवाइड करा, तीसरे 75 को 4 से अलग डिवाइड करा। जब मैंने 75 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आएगा 3, यहाँ भी रिमाइंडर आएगा 3, और यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो दिस 3 इंटू 3 इंटू 3 इट बिकम्स कितना 27। अब मुझे वापस से रीडिवाइड करना पड़ेगा जब तक कि मेरा नंबर 4 से नीचे ना आ जाए। जब तक कि मेरा नंबर 4 से छोटा ना हो जाए मुझे वापस से रीडिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये जो 27 रिमाइंडर बचा ना,
इस 27 को मुझे अगेन 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब इस 27 को मैंने 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बच गया 3, क्योंकि 27 को 4 से डिवाइड करा तो 24 तक तो कट गया, बचा रिमाइंडर कितना 3। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, रिमाइंडर विल बी 3। अब ये तो मैंने तुमको बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताया है। अब इसका और इजी तरीका क्या हो सकता है, अगर तुम्हारे कैलकुलेशंस थोड़े बहुत भी अच्छे हैं तो इसका और आप तरीका या इसको और थोड़ा सा कम स्टेप में कैसे कर सकते हो वो देखो। हमने क्या करना है, इस 75 को 4 से डिवाइड करा अपन ने डायरेक्टली। 75 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, और उसके ऊपर ये 3 पावर चढ़ी हुई है, ये चढ़ी हुई है, उसको छेड़छाड़ नहीं करी। अब क्या हो गया, ये 3 की पावर 3, ये क्या हो गया 27। अब ऑब्वियसली जो 27 है नंबर वो 4 से तो बड़ा ही दिख रहा है, तो आपको इसको रीडिवाइड करना पड़ेगा। तो 27 को 4 से डिवाइड करा, सो द फाइनल रिमाइंडर विल बी 3। फाइनल रिमाइंडर क्या बचा आपका 3 बचा। क्लियर है बात बिल्कुल, बोलो। यस सर। यू हैव टू परफॉर्म रीडिविजन मेथड, आपको बार बार रीडिवाइड करना पड़ेगा जब तक कि आपका रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ना आ जाए। एक और क्वेश्चन देखो, एक और बताता हूँ, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मैंने लिखा कि 11 का स्क्वायर इंटू 6 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 को मुझे डिवाइड करना है 15 से, और मुझे बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर इंटू 6 की पावर 3 इंटू 4 का क्यूब मुझे डिवाइड करना है 15 से, और मुझे बचाना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर कि पहले इसको पावर को सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो अपन ने चाहे तो अपन इंडिविजुअली इसको अपन अलग कर देते हैं। मैंने ये 11 का स्क्वायर को 15 से अलग डिवाइड कर दिया, 6 के क्यूब को 15 से अलग डिवाइड कर दिया, और 4 के क्यूब को 15 से अलग डिवाइड कर दिया। खोल लेते हैं इसको। 11 का स्क्वायर इज 121, इसको 15 से डिवाइड करना है। 6 का क्यूब इज 216, इसको 15 से डिवाइड करना है। 4 का क्यूब इज 64, इसको 15 से अलग डिवाइड करना है। ठीक है, जब मैंने 15 को 4 से डिवाइड करा, सॉरी 15 को जब मैंने 121 से डिवाइड करा, तो इस केस में रिमाइंडर आएगा 1, 120 तक खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तुम लोग कर लेना ये कैलकुलेशन, मुझे आते हैं स्पीडली करना इसलिए, वरना तुम डायरेक्टली डिवाइड करके देख सकते हो कि 121 को 15 से डिवाइड करके देखो, 120 तक कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर यहाँ पर 216 को अपन ने 15 से डिवाइड करा, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा आपका 6। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 15 से 210 तक कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा कितना 6। 64 है यहाँ पर, 64 को 15 से डिवाइड करा, तो अब यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 4, क्योंकि 15 4 होता है 60, और बचेगा ऊपर का कितना 4। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा तो यहाँ ये क्या बचा, 6 इंटू 4 इज 24, और 24 इंटू 1 इज 1, सॉरी 24। तो अब जब हमने देखा यहाँ पर कि 6 इंटू 4 कितना हो रहा है 24, अब ये 24 वापस से क्या है आपका 15 से ऊपर है, तो 15 से ऊपर है तो यू हैव टू अगेन रीडिवाइड इट। तो हमने अब 24 को 15 से डिवाइड करा, सो द रिमाइंडर विल बी 9। रिमाइंडर कितना बचेगा फाइनली इसका 9 बचेगा। तो जब इस पूरे नंबर को हम 15 से डिवाइड करेंगे, सो द रिमाइंडर विल बी 9। बात समझ में आ गई क्या, बोलो। यस सर। क्लियर है, तो यू हैव टू परफॉर्म रीडिविजन मेथड, आपको रीडिवाइड करना पड़ेगा जब तक कि आपका नंबर फुल फ्लेजेड डिवाइड ना हो जाए। क्लियर है, मतलब जब तक कि आपका रिमाइंडर कम ना हो जाए तब तक आपको रीडिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही रुचिता, इसके क्वेश्चन भी गैट में ऐसे ही पूछेंगे आपसे, ठीक है, डायरेक्टली। हाँ, इतने डायरेक्ट क्वेश्चन ही होंगे। ये टफ क्वेश्चन है बेसिकली, मतलब अगर जिसको ट्रिक नहीं मालूम है वो इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर देगा। क्लियर, अभी अपने को तो ट्रिक पता पड़ गई कि हम इसको सेपरेट करके डिवाइड कर सकते हैं, तो इसीलिए अपन को ये लग रहा है कि ये डायरेक्ट लग रहा है कि इजी है।
है ना। बट दिस इज वेरी इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो क्या दिमाग चलाएगा कि 11 का स्क्वायर करा 121 हो गया, 6 का क्यूब करा 216 हो गया, इसका स्क्वायर करा 64 हो गया, फिर वो उसको 15 से डिवाइड करेगा, फिर क्या करेगा वो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, जबकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है। तो फिर जब वो वापस से मल्टीप्लाई करेगा फिर उसको 15 से डिवाइड करेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा उसको। बट अभी अपने पास क्या हो गया, अपने को इसकी ट्रिक समझ में आ गई। तो ये दूसरे लोग के लिए ये अल्टीमेटली देखा जाए तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी अपने को समझ में आ गया ये अच्छी तरीके से, इसलिए अपने लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन का लेवल इज नाइस, अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपसे गैट में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। क्लियर बिल्कुल, है ना। ओके, तो ये है पूरा अपना कॉन्सेप्ट अभी तक का। अब ऐसा है कि अपने को कल क्लास वैसे भी रखनी ही है ना, तो अपन ये करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, अब आज के लिए मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ। इस नंबर सिस्टम का एक पार्ट और बचा है, HCF एंड LCM वाला पार्ट। ठीक, तो वो HCF कल का टाइम मैं बता दूंगा, मैम को इन्फॉर्म कर दूंगा, मैम विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, HCF LCM अपने को पढ़ना है कल, और दूसरा कल अपने को पढ़ना है एक अपना, एक मिनट मेरे